नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइव हैं। वो आईटी रेवोल्यूशन और कम्युनिकेशन के बारे में बताने की मैं निवेदन करूंगी कि इसका शुभारंभ भी आप बटन दबा के करें। और फिर इसके बाद एक छोटा सा वीडियो है और हमारे जो कठपुतली आर्टिस्ट हैं श्री मनोज भट्ट जयपुर से, उन्होंने ये पूरी स्टोरी टेलिंग जो है वो इस कठपुतली कला के माध्यम से की है। कठपुतली राजस्थान की सुंदर संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। संपूर्ण देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने राजस्थान की रंग बिरंगी कठपुतलियों को बात करते या नृत्य में संलग्न ना देखा हो। संवाद को सरलता से जन मन तक पहुंचाना ही इनकी शक्ति है। तो आइए इन चैतन्य कठपुतलियों की जुबानी हम राजीव गांधी जी द्वारा उद्वेलित की गई कंप्यूटर क्रांति की मनोहर कहानी सुनते हैं। अंग्रेजी शासन के अधीन औद्योगिक क्रांति चूक गया। बस औपनिवेशिक सत्ता में भारत विकास भी मूक रहा। चूका अवसर वह पर अधीन, यह अवसर देश न चूकेगा। कंप्यूटर क्रांति के प्रसार का योग नहीं अब सूखेगा। राजीव लिए प्रण अडिग अटल, नूतन तकनीकी राष्ट्र नवल। कंप्यूटर युग का अरुण उदय, जननायक लाया स्वर्णिम कल। आयाम असीमित सरल युग्म, संपूर्ण जगत का संगम स्थल। हर क्षेत्र सुसंगत आंदोलन, प्रासंगिकता और स्फूर्ति अचल। शिक्षा संचार में उद्वेलन, भौतिकी चिकित्सा में प्रभाव। संबंध सामाजिक अर्थ निखर, वैश्विक जनधारा में प्रवाह। जी राम राम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, राम राम जी नमस्कार। आइए आज हम आपको राजीव गांधी जी द्वारा की गई क्रांति के बारे में जानकारी देते हैं। राजीव गांधी जी ने देश में कंप्यूटर क्रांति लाने की दिशा में काम किया। राजीव गांधी जी का मानना था कि विज्ञान और तकनीक की मदद के बिना उद्योग का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने सिर्फ कंप्यूटर को भारतीय घर तक लाने का काम नहीं किया, बल्कि भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने में अहम रोल निभाया। उनका मानना था कि युवा पीढ़ी और विज्ञान के जरिए ही आगे जा सकती है। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने टेक्नोलॉजी के लिए सरकारी बजट को बढ़ाया और ये पहल की कि हर देशवासी कंप्यूटर का प्रयोग कर सके। चलो रामलाल जी गांव-गांव जाकर प्रचार करते हैं। और ये जयपुर की मशहूर डांसर गुलाबो जी आपके सामने हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर से ये बड़ी खबर है जहां पर तिजारा एसडीएम की गाड़ी से कुचलने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई है। यह बड़ी खबर अलवर से, तिजारा एसडीएम की गाड़ी से कुचलने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई है। 7 साल के हिमांशु की मौत हुई है। बच्चे हिमांशु की मौके पर ही मौत हो गई। नानाक खेड़ी के चन्नी लाल की ढाणी में यह हादसा हुआ है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, शेखपुर थाना पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की अलवर से, जहां पर तिजारा के एसडीएम की गाड़ी से कुचलने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई है। 7 साल का यह हिमांशु, जिस बच्चे की मौत हुई है। तो यह बड़ी खबर अलवर से।
बच्चे हिमांशु ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। नाना खेड़ी के चन्नी लाल की ढाणी में यह हादसा हुआ है और इसके बाद शेखपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस वक्त की यह बड़ी खबर अलवर से यह बड़ी खबर आ रही है। एक 7 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हुई है सड़क हादसे में और हादसा जो हुआ है वो एसडीएम की गाड़ी से। राजेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राजेंद्र, क्या जानकारी है, कैसे यह हादसा हुआ है? जी, ये अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे की घटना है जहां शेखपुर थाना इलाका लगता है। उस इलाका के अंतर्गत एसडीएम की गाड़ी है वो भिवाड़ी की तरफ से आ रही थी। उसी दौरान ये हादसा हुआ है जहां नाना खेड़ी गांव है, वहां हाईवे पे ही ये गांव पड़ता है। उस गांव में जो तेज गति से जब एसडीएम की गाड़ी आ रही थी उस दौरान गाड़ी की चपेट में आने से 7 साल के बच्चे हिमांशु की मौत हो गई है। और घटना के बाद ग्रामीणों ने एसडीएम की गाड़ी को रुकवा लिया था। उसके बाद पुलिस मौके पर आई। पुलिस ने बच्चे के शव को अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसका पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस का कहना है कि जो गाड़ी है उसको जब्त किया जाएगा। परिजनों ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसके आधार पर चालक को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या कार्रवाई होती है वो अब आगे देखने को पता चलेगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है इस पूरे मामले में। अच्छा, एक और चीज राजेंद्र, क्या उस वक्त गाड़ी में एसडीएम मौजूद थे? जी, इस बारे में अभी पुलिस कुछ खुलकर बोल नहीं रही है, जबकि ग्रामीणों का दावा है कि एसडीएम वहां गाड़ी में थे। लेकिन पुलिस से जब इस बारे में बात की तो पुलिस इस बारे में अभी कुछ भी बोलने से बच रही है। पुलिस का केवल ये कहना है कि ग्रामीणों ने कहा है कि एसडीएम की गाड़ी है, उन्होंने रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और मामले की जांच की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए राजेंद्र। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की अलवर से, जहां पर तिजारा के एसडीएम की गाड़ी से कुचलकर एक बच्चे की मौत हो गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 12 से यह बड़ी खबर है जहां पर अवैध बजरी खनन के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। बजरी में दबे सभी 7 व्यक्तियों को निकाल लिया गया है। इलाज के दौरान चौथे व्यक्ति ने दम तोड़ा है। 3 घायलों का इलाज जारी है। अटरू में बजरी ढहने से मौत के मामले में यह बड़ा अपडेट आपको बता दें, 7 लोगों को बाहर निकाला गया है। इलाज के दौरान चौथे व्यक्ति यानी चौथी मौत जो है इलाज के दौरान हुई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। विपिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। विपिन, क्या जानकारी है, स्थिति इस वक्त वहां क्या है? हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरह खत्म हो गया है। मलबे में जो नीचे दबे थे वो कुल 7 लोग दबे थे, जिनको सभी को निकाल लिया गया है। यहाँ पर जेसीबी और जो प्रशासन का अमला है, एडिशनल एसपी, तहसीलदार और इसके अलावा एसडीएम, सभी लोग मौके पर पहुंच गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 3 घंटे चला। उसके बाद जो है ये सभी लोग निकल गए हैं। जो मृतक है, मृतकों में एक महिला है, एक पुरुष है और 2 जो है नाबालिग बच्चे बताए जा रहे हैं, जो भी मतलब मजदूरी में लगे हुए थे, जिनके 100 बराबर थे। वहीं जो 3 जो लोग थे जिनकी जो भी दबे थे, जिनको निकाला गया, उनका अटरू चिकित्सालय में जो है वो इलाज लगातार जारी है। अभी एक की हालत उनमें से नाजुक बनी हुई है, उसी के उपचार में लगे हुए हैं। मौके पर जब ये घटना हुई, घटना के बाद एसडीएम और पुलिस का लवाजमा भी तुरंत पहुंचा और ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी वहां से, हालांकि वो वहां से फरार हो गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली जो चालक थे अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेके, उनकी तलाश में लगी हुई है पुलिस। और पुलिस कहीं ना कहीं जो अवैध खनन में काम में लगे हुए थे उन लोगों की भी अब तलाश करने लगी है। यानी विपिन, एक तरीके से देखा जाए कि लापरवाही साफ तौर पे है कि अवैध बजरी खनन हो रहा है और देखने वाला कोई नहीं। अगर शायद अवैध बजरी खनन पे रोक लगी होती तो ये 4 जानें बचाई जा सकती थी। बिल्कुल, ऐसी कई जानें और भी मैं आपको बता दूं, ऐसी और कई जानें भी जो है जिले में अगर अवैध बजरी के खनन पर रोक लगी होती तो बच सकती थी, क्योंकि यह हादसा पहली बार नहीं है। इस तरह के 3 हादसे जो हैं वो हो चुके हैं बीते करीब 3 महीनों के भीतर और जानें लगातार जाती रहती है यहाँ पर। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारियों के लिए। तो 4 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोगों का इलाज चल रहा है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
अब बात ऐसी खबर की करते हैं जहां छेड़खानी पर सरेआम मंचलों को सबक सिखाया गया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर बीकानेर की है जहां एक युवक को घर में बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की गई। दूसरी तस्वीर जोधपुर की है जहां महिला के साथ छेड़खानी करने पर बस कंडक्टर की जमकर धुनाई कर दी गई। दो तस्वीरें अलग अलग जगहों की। तस्वीरों को अगर विस्तार से हम आपको बताएं तो पहले आपको बीकानेर के तस्वीर के बारे में बता देते हैं। खबर बीकानेर की है जहां पर नोखा के चरकड़ा गांव में एक युवक को घर में बंधक बनाकर उसके साथ जमकर मारपीट की गई और उसके बाल भी काटे गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों ही पक्षों की तरफ से केस दर्ज किया गया, जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। और जो दूसरी तस्वीर है जिसमें बस कंडक्टर की धुनाई हो रही है, जोधपुर में बस कंडक्टर की पिटाई जमकर हुई छेड़खानी को लेकर। तो अब देखिए ये बीकानेर की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। महिला देखिए कैसे इस युवक की पिटाई कर रही है। दरअसल ये वीडियो जो है वो नोखा के चरकड़ा गांव का है जहां पर युवक को घर में बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की गई और उसके बाल भी काटे गए। घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और दोनों ही पक्षों की तरफ से केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बताया यह जा रहा है कि जो युवक है जिसे पीटा जा रहा है वो युवती से छेड़छाड़ किया करता था। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं जोधपुर की। यह तस्वीर जोधपुर की है। बस कंडक्टर की पिटाई की जा रही है। महिला के साथ छेड़छाड़ करने पर उसकी धुनाई हुई। निजी ट्रैवल एजेंसी का बस कंडक्टर, महिला और बस सवारियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें जैसलमेर से पुणे के लिए चलने वाली निजी ट्रैवल एजेंसी की बस में कंडक्टर ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी। इस मंचले को महिला के साथ छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया। महिला ने बाल पकड़कर इस मंचले कंडक्टर को नीचे उतारा और उसकी सड़क पर ही जमकर पिटाई कर डाली। मंचले को बस में बैठी अन्य सवारियों ने भी नहीं बख्शा। दोनों ने करीब 2 मिनट तक मंचले की जमकर पिटाई की। गौरतलब है कि यह गाड़ी जोधपुर आरटीओ में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका संचालन जैसलमेर पोकरण से किया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं कोरोना पर दोहरे मापदंड की 2 तस्वीरें। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। दोनों ही तस्वीरें अलवर की हैं। पहली तस्वीर में भिवाड़ी नगर परिषद के एपीओ किए गए आयुक्त धर्मपाल जाट की विदाई के जोरदार जश्न में थिरक रहे लोगों की, जो सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी करते हुए जन्मदिन का जश्न मनाने के आरोप में पुलिस के हत्थे चढ़े 24 लोग नजर आ रहे हैं। तो यह दोहरा मापदंड और इस दोहरे मापदंड की तस्वीरें। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात जरूरतमंदों को सरकार के सौगात की।
के बाद आपका स्वागत है। गहलोत सरकार का संकल्प है प्रदेश में कोई भूखा ना सो जाए। इस संकल्प का शुभारंभ हो गया है। सीएम गहलोत सरकार ने आज नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कर दी। सुनो सुनो सुनो, सरकार की सौगात सुनो। आ गई जनता वाली थाली, तेरी थाली मेरी थाली सबकी थाली। अब भूख जाओ भूल, शहर शहर भूख मिटाओ। बहुत बढ़िया लग रहा है और अच्छा खाना है, खाने में कोई कमी नहीं है। बहुत बेस्ट। 8 रुपए में आदमी, हर पब्लिक बैठा, आदमी गरीब अमीर सब। 8 रुपए में भरपेट खाओ। इस थाली में दाल है, इस थाली में भाजी है, इस थाली में रोटी है, इस थाली में अचार है। इस थाली का लुत्फ उठाओ और गहलोत का गुण गाओ। जिसने थाली का जायका लिया उसने संकल्प पूरा करने पर सीएम का शुक्रिया किया। हमें बढ़िया लगा, अच्छा लगा। और 8 रुपये में खाना चाहिए और क्या चाहिए। फैटी मजदूरी करने जाते हैं तो 1000 रुपये लग जाता है खाने का। ये खाना बहुत अच्छा है लगा। सीएम को खाना बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद सीएम साहब को। मेन्यू आपने देखा, अब थाली की कीमत की तो महज 8 रुपए में मिलेगी आपको ये पौष्टिक भोजन वाली थाली। गहलोत सरकार ने सत्ता में आते ही जो संकल्प लिया उस संकल्प को आज पूरा कर दिया। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इंदिरा रसोई योजना की सौगात दे दी है। तमाम साथियों को और धन्यवाद तमाम संस्थाओं को जिन्होंने आगे आकर के इंदिरा रसोई योजना में भाग लेना स्वीकार किया। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही ये कामयाब। मैं उम्मीद करता हूँ कि 8 रुपए में खाना देना और व्यवस्थित रूप से साफ सफाई के साथ में बैठा के खाना खिलाना, ये मैं समझता हूँ धारीवाल जी और उनके साथियों ने बहुत ही मेहनत करके इस योजना को अंजाम दिया है और योजना बहुत ही कामयाब होगी। और आप निश्चिंत रहें, इस योजना के लिए सरकार की तरफ से धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। तो आप अब भूख तो भूल ही जाओ। सुबह उठने के बाद और रात के सोने से पहले खाने को लेकर बेफिक्र हो जाओ। सस्ती थाली की क्वालिटी भी शानदार है। मात्र 8 रुपए का भुगतान करके कोई भी व्यक्ति स्वादिष्ट और अच्छा भोजन प्राप्त कर सकता है। जोधपुर शहर में 16 इंदिरा रसोई की योजना की शुरुआत हुई। इसी के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत करी। बहुत अच्छा मैसेज है, लोग खुश है कि 8 रुपए में हमें भोजन मिल रहा है और वो सम्मान मिल रहा है। इंदिरा रसोई योजना के शुभारंभ के साथ ही प्रदेश के 213 निकायों के 358 इंदिरा रसोई में 8 रुपए वाली थाली मिलने लगी है। हर जरूरतमंद को भरपेट भोजन मिलने लगा। शहर शहर इंदिरा रसोई के स्वादिष्ट और पौष्टिक खाने का लोग लुत्फ ले रहे हैं और गहलोत का गुण गा रहे हैं। बहुत बेस्ट। 8 रुपए में आदमी, हर पब्लिक बैठा, आदमी गरीब अमीर सब जो है सही है। खाने में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, घर जैसा खाना है। अब ये अभी तो ठीक लग रही है, देखो कल देखते हैं क्या होता है, कैसी होती है। आज तो नई शुरू हुई है, इसकी क्वालिटी ठीक ही लग रही है। अब कल देखेंगे कैसी क्वालिटी होती है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लग रहा है और अच्छा खाना है और बहुत। हर किसी के चेहरे पर अब मुस्कान है क्योंकि अब रूखा सूखा खाने की मजबूरी जो खत्म हो गई है। अब भूख लगे तो इंदिरा रसोई में आइए और सम्मान के साथ भरपेट खाना खाइए। इंदिरा रसोई योजना पर प्रदेश सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसके तहत 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों का संचालन शुरू। प्रति रसोई 5 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान।
प्रदेश सरकार प्रति थाली 12 रुपए का अनुदान दे रही है। हर साल 4 करोड़ 87 लाख लोगों को मिलेगा भोजन। सरकार का संकल्प है और जनता की सबसे बड़ी जरूरत तो अब महज 8 रुपए में भरपूर और स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाओ और भूखा सोने की बात भूल जाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। विधानसभा की कार्यवाही को बीच में छोड़कर अचानक लापता हुए बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। आज चारों विधायकों को जयपुर के पार्टी कार्यालय में तलब किया गया, जहां वो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के सामने पेश हुए और गैर हाजिर होने के कारण बताए। लेकिन पार्टी नेताओं को विधायकों के तर्क गले नहीं उतर रहे। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पूरे मामले की जांच के बाद पार्टी नेता कोई निर्णय लेंगे। हमारे पार्टी के निर्देशानुसार हमने सारे जाना आना सब किया। मेरी तो स्वास्थ्य खराब था और मैं वैसे बीमार था और मैं यहाँ पर जैसे विधानसभा 1 बजे तक के लिए स्थगित की तो मैं वहाँ से निकला, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था। मुझे आज भी ठीक नहीं है, मुझे दस्त वगैरह उल्टी हो रही थी। मैं जाके कमरे में सो गया था, मैं यहीं था, कहीं गई नहीं। तो जवाब हमने दे दिया उनको। हमारा जो भी निर्णय करना है, हमारे प्रदेश नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेना वो ऐसा कुछ नहीं। हमारे प्रतिपक्ष नेता है, हमारे वरिष्ठ हैं भारतीय जनता पार्टी, उनसे मिलना था, उन्होंने बुलाया था, जो उनको अपनी बात बता दी। फिर पार्टी यहाँ पर बुलाया, जो हमने यहाँ भी अपनी बात बता दी। हमारे उस रोज विधानसभा से निकले थे तो इसके लिए पार्टी ने हमको यहाँ पर बुलाया था। हमारा पक्ष रखने के लिए कहा था। हमारा जो पक्ष था वो पक्ष हमने संगठन के सामने रख दिया। कई गायब नहीं हुए। 11-12 बजे विधानसभा स्थगित हो गई थी, 1 बजे तक ले हम अपने रूम पे गए, खाना खाया। फिर हमारे को 500 किलोमीटर जाना पड़ता है। रात में जाने में हमें गाड़ी, छोटी गाड़ी में दिक्कत होती है, वहाँ को रेल वगैरह तो जाती नहीं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से भी अलग से मुलाकात की और मुझसे भी व्यक्ति से बात करी है। हम लोग सामूहिक रूप से उसकी चर्चा करेंगे और जो आपसी बातचीत में उचित निर्णय होगा वो करेंगे। वहीं विधायकों से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि ये चारों विधायकों विश्वास मत चर्चा के दौरान अनुपस्थित थे। इन चारों विधायकों को व्यक्तिगत सुना गया है। सवेरे हमने इनको, जो हमारी विधायक दल की बैठक हुई उसमें 100% उपस्थिति थी। केवल सिद्धि कुमारी जी उस बैठक में नहीं थी, बाकी सब लोगों के थे। और उस समय उनके सामने हमने रख दिया कि 2 प्रस्ताव आते हैं। एक अविश्वास प्रस्ताव आता है जो हम लाते हैं और एक विश्वास मत आता है जो सरकार लाती है। अगर सरकार विश्वास मत लाती है तो पहली प्रायोरिटी उसकी बन जाती है, उस पर ही चर्चा होती है और उस चर्चा में सरकारी पक्ष भी अपनी बात रखेगा, हम भी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद वोट डिवीज़न होगा। आप सब लोग उसमें उपस्थित रहें। उसके बाद हाउस में चले गए, टोका भी व्यक्ति के बाद बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हमने व्हिप बना करके लॉबी में भेज दिया। जिन लोगों ने दस्तखत कर दिए उनको दस्तखत से दे दिया, जो दस्तखत नहीं कर पाए उन सबको हमने फ़ोन से सूचना की। तो इन सब लोगों को भी सूचना की, फिर भी ये लोग 4 अनुपस्थित रहे। इसलिए इनको व्यक्तिगत सुनने के लिए मैंने एक से बात की है। चलिए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए संबोधित कर। संभव हुआ पर बहुत ही मेटिकुलसली संक्षिप्त में सारगर्भित तरीके से प्रोग्राम किया गया। उसके लिए आप सब, आपके तमाम साथी जो बैठे हैं, तमाम साधुवाद के पात्र हैं कि आपने हम लोगों को व्यस्त भी रखा और बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। ये विभाग जो है, राजीव गांधी जी के बारे में अभी कल्ला जी ने बहुत ही अच्छी बातें कही। वास्तव में उनका व्यक्तित्व कर्तृत्व बहुत ही शानदार था। 42 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री बन गए। 21वीं सदी का उन्होंने सपना देखा कि पूरी दुनिया विकसित राष्ट्र के रूप में जहाँ मुल्क हैं, क्यों नहीं हम लोग जो डेवलपिंग कंट्री हैं, हम लोग भी उनके समकक्ष आगे खड़े हों नई शताब्दी में। 84-85 की बात है, 15 साल बाकी थे नई शताब्दी आने में। तो उनकी कल्पना वही थी जो आज हम देख रहे हैं। आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है,
ये संभव नहीं होती अगर राजीव गांधी का सपना पूरा नहीं होता तो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त में कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, IT और विभिन्न विभागों के मिशन बनाए। एक कोशिश देश को नई शताब्दी में ले जाएं, तब तक हम तैयार ऐसे हो जाएं जिससे कि हम लोग भी विकसित राष्ट्र श्रेणी में आ सकें। और इसीलिए एक के बाद एक उन्होंने कई अभी कल्लरी बता रहे थे कई निर्णय किए। बचपन में सुनते थे कि एक सरपंच बनता तो 15-20 साल से सरपंच वही रहते थे, 17 साल से चुनाव नहीं होते थे। लगता है कि अभी सरपंच साहब 15-20-22 साल से रहते थे। 73-74 अमेंडमेंट किए संविधान में। अब क्या सरकार कोई भी आए, चुनाव टाइम पे होंगे। एक एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ कि क्या क्या नहीं, HRD मिनिस्ट्री नहीं बनाई उन्होंने, अभी नहीं और आई है, अभी 4-5 दिन पहले शिक्षा नीति आई है, उस उन्होंने बनाई थी। तो बहुत उदाहरण है उनके जिंदगी के, जो हम लोग तो 40 साल पहले से उनके साथ थे और मैं उनके साथ मंत्री भी रहा हूँ, इसलिए मेरे को बहुत ही नज़दीक से उनको समझने का, उनके व्यक्तित्व, उनके कर्तृत्व को देखने का मुझे अवसर मिला। और अभी कल्ला जी कह रहे थे जोशी जी के साथ में वो खुद गाड़ी ड्राइव करके जा रहे थे, उस गाड़ी में ही बैठा हुआ था कि मैं यहाँ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था। तो लंबी कहानी है, वो तो एक जितनी बात करें कम है। पर ये मुबारक मौका आपने दिया है उनके जन्म दिवस के अवसर पर। कला व संस्कृति विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की जो विभिन्न एक्टिविटी बताई आपने, वो बहुत ही तारीफ काबिल है। और मेरा मानना है कि सरकार को भी और जितने भी राजस्थान में इनसे जुड़े हुए लोग हैं, कला से, संस्कृति से, विज्ञान तकनीकी के माध्यम से, उन सबको प्रोत्साहन देने का काम भी हमारा होना चाहिए और ये विभाग देते हैं।